हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बच्चे इससे पहले मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन हुआ, एंड उसके बाद हमने अभी जस्ट इसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े हैं एटॉमिक मॉडल थॉमसन की है। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है जब हम जितने सारे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा हमारी माइंड क्या होता है ना, खुल जाता है। कैसे क्या होगा, अल्फा रे कैसे लाया होगा, न्यूक्लियस कहाँ पे था, उसको रदरफोर्ड ने कैसे ढूंढ निकाला है। कितना अमेजिंग चीज है। आइए बच्चे देखो, सबसे पहले इसको हम रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम ये जाना जाता है। एक थर्ड थिंग जो है उसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके भी हम जानते हैं। तीन चीज हो गया। आपको अगर कोई पूछे कि भाई अल्फा रे स्कैटरिंग रदरफोर्ड ने जो किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुआ था, थर्ड थिंग इज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। बच्चे देखो, ये तीनों एक ही चीज है। तीनों एक ही चीज है। ये सारे मिल करके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर कर रहे हैं। बच्चे देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया था ना, इसकी जो एक्सपेरिमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसने क्या किया, एक लीड का एक चैम्बर लिया है और उसके अंदर इसने क्या किया है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम को ले लिया है। पोलोनियम, रेडियम, इस टाइप से क्या था उस टाइम, जो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर हुए थे उन्हीं को ज्यादातर साइंटिस्ट यूज करते थे। अब हम देखते हैं कि बच्चे कि अल्फा रे के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूं। ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अल्फा रे जो होता है बच्चे, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। और क्या होता है इसमें ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट होती है कि नहीं। और क्या होता है ना, ये हीलियम न्यूक्लाई होती है कि नहीं। जो हीलियम का न्यूक्लियस है, चार्ज 2 यूनिट होती है पॉजिटिव, और मास जो है 4 यूनिट होती है। तो इतना आपको समझ आ गया बच्चों अल्फा रे क्या होती है। और रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे अल्फा रे रिलीज हो रहा है। ध्यान से देखो, जब अल्फा रे रिलीज हो रहे बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या कि स्लीट टाइप का लगा दिया हमें। स्लीट का मतलब जो इस रे को डायरेक्शन दे पाए, किस डायरेक्शन में ये रे जाएगा, सीधा उसको डायरेक्शन दिया, इसको हम कहते हैं स्लीट। ये हो गया बच्चों, देखो लीड चैम्बर है, इसलिए हम यूज करते हैं साइंटिस्ट ज्यादातर, क्योंकि रेडियो एक्टिव रे है, अल्ट्रावायोलेट रे है, बड़ा खतरनाक होता है कि नहीं हमारे बॉडी के लिए। तो इसलिए साइंटिस्ट को भी तो बचना है ना, तो इसलिए इन्होंने के लीड चैम्बर के अंदर रेडियम को रख करके थोड़ा सा इसके अंदर जो होल टाइप का था, इसमें इसने अल्फा रे को पास कराया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस रे को बच्चे, जो अल्फा रे आ रहे पॉजिटिवली रे है, एक थीन गोल्ड फॉइल लिया है कि नहीं। ये है बच्चे गोल्ड का फॉइल, बहुत ही पतला। कितना था ना, 1 नैनोमीटर। दैट इसका मतलब है 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट। बहुत ही पतला था। हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है कि एक एटम को लिया होगा, लेकिन एक एटम के बराबर जितने मास है उसको इसने पतले प्लेट में क्या किया ना, स्प्रेड कर दिया। समझ पा रहे? आई तो ये है बच्चे गोल्ड का फॉइल है, ठीक है। एक प्रीशियस मेटल है। गोल्ड फॉइल क्या है? प्रीशियस मेटल है। आज की डेट में अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वाले बोलेंगे भाई रहने दे, बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया है। एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड का कीमत अभी 60,000 है या 70,000 है 10 ग्राम को। अब कीमत जान लो है कि नहीं। उस टाइम में एक्सपेरिमेंट के लिए बड़े बड़े कीमती मेटल को यूज किया जाता है।
तो प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे। सो लेट इट, ये गोल्ड फॉइल के ऊपर पास करने के बाद उसने क्या किया, पीछे एक जो है रोटेटेबल डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर का मतलब है जो ये अल्फा रे आ रहा है उसको डिटेक्ट करे, रोटेटेबल डिटेक्टर। और इसके अंदर एक ZNS का कोटिंग लगा दिया है। किसका है बच्चे? ये मैं थोड़ा सा दूसरे कलर में इसको मैं मार्क कर देता हूँ एरिया को, ताकि आपको पता लग जाए दिस इज समथिंग डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज ZNS स्क्रीन है। क्लियर? और बच्चे यहाँ पे उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी फिट किया था। यहाँ पे क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिट कर दिया, ताकि ऑब्जर्व करने के लिए कि अल्फा रे जा कहाँ रहे, कितने अल्फा रे आ रहे, उनकी डेंसिटी कितनी है, उनकी पिक्चर लेने के लिए उसने क्या किया ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसके पीछे लगाया। बच्चों अब देखो कि क्या हुआ इसके बाद। जब अल्फा रे आया, ये गोल्ड फॉइल में टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ, लेकिन पता लगा कि 99.9%, ध्यान से, कितना है 99.9% अल्फा रे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इसके अंदर पास करके चले गए। किसके अंदर देखे ना, जो डिटेक्टर है कि नहीं, यहाँ पे जाके, सॉरी यहाँ नहीं आए, यहाँ तो टकराएंगे भाई, ZNS स्क्रीन आगे नहीं जाएंगे, सॉरी एक सेकंड, तो यही टकराएंगे बच्चे। देखिए इसके थ्रू देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस देखे गोल्ड फॉइल की, ये पास करके चलेंगे। समझ है? कितना परसेंट? 99.9% अल्फा रे है, ये गोल्ड फॉइल दे करके ये क्या किए ना, ये ZNS स्क्रीन में आके टकराए। जब टकराए क्या हुआ, मैंने बताया था, लेकिन फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, जो यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक किया, है कि नहीं, तो फ्लैशेस ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं स्क्लिंटिलेशंस, प्रोड्यूस हो गया। और उसके जो ऑब्जर्वेशन थी बच्चों, देखो कि रदरफोर्ड की कि 90%, मतलब है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 99.9%, कुछ पार्टिकल ऐसे थे मोस्ट की ग्रेटर देन 90 से डिफ्लेक्टेड हुई, ग्रेटर देन 90 डिग्री से ये डिफ्लेक्टेड हो गया सर, जो थोड़ा सा पास में आए वो ऐसे डिफ्लेक्टेड होके चले गए। बट देखो बच्चे, रेयरली, है कि नहीं, 1/8000 अल्फा रे जो है वो फिर से वापस आ गई, यहां जाके टकराया सेंटर में। टकराने के बाद एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल जो 180 एंगल से फिर से वापस आया। समझ आया? 180 एंगल से क्या किया ना, जा रहा था फिर वापस आ गया। बट बाकी जितने हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले गए। सर ये थोड़ा आगे को नहीं जाएगा, तो यही रुकेगा, तो ये 90 से ये रिफ्लेक्ट हो गया। समझ है? तो बच्चे इससे और क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ये हो गया इसकी एक्सपेरिमेंट का स्टेटस है, बस सेटअप कह सकते हो आप, हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसा कि गोल्ड फॉइल का सेटअप किया है, अल्फा रे स्कैटर किया, बम्बार्डमेंट किया है, ZNS स्क्रीन को रखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लगाया यहाँ पे। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन बच्चे क्या है ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स pass through gold foil, that means 99.9% without any deflection.
दूसरी बात यहाँ पे इसने कहा कि कुछ पार्टिकल जो है ग्रेटर देन 90 से सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड ग्रेटर देन 90। थर्ड थिंग इसने बोलता है कि 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल जो है, जो कि सिर्फ 180 एंगल में बाउंस बैक आ गया। क्या हुआ? बाउंस कर गया। अब सवाल आता है बच्चों, अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्यों बाउंस किया है, और ये वाले जो है ये क्यों इधर से पास करके चले गए। ये थोड़े से पार्टिकल, एक या दो पार्टिकल जो है क्यों पीछे आ गया है, बाकी जो है क्यों पास करके चले गए। सिंपली सी बात है। क्या सिंपल? अब बताइए ना, अल्फा रे कौन सी चार्ज है? ना पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या किया ना, सेंटर में टकरा के वापस आ गया। इसका मतलब क्या है ना, एटम के सेंटर में एक ऐसा कोई छोटा सा जगह है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं घुमा रहा हूं, ठीक है। सो छोटा सा जगह है जिससे ये टकरा के फिर से आ गया। मतलब क्या है, हमें पता है कि भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन करता है? तो मैं हेवी मास है एटम की सेंटर में, पता लगा, तो इसीलिए ये हेवी मास को मैं धक्का लगा के हटा नहीं सकता अल्फा रे पार्टिकल, है कि नहीं? तो इसीलिए अल्फा रे देखा कि बड़ा मुश्किल है कि नहीं? ये इतना बड़ा हेवी है, न्यूक्लियस है, भारी है? इससे टकरा कहाँ जाऊंगा, इसलिए वापस आ गया। लेकिन यहां देखा मजेदार चीज है, अरे कोई रोकने वाला तो है ही नहीं, इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो इसने क्या किया, चलो, है कि नहीं, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे एरिया में जहां पे इलेक्ट्रॉन थी या खाली एम्प्टी स्पेस माना जाता है एटम का, तो ये एरिया एम्प्टी स्पेस होने की वजह से या यहाँ पर कोई रोकने वाला चीज, ऑब्जेक्टेबल सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए ये क्रॉस करके चले गए और जेड स्क्रीन में टकराए। हमने उसकी स्किंटिलेशन को देखा। अरे नहीं देखा तो आज ही देख लो। अरे इमेजिन कर लो बच्चे, इमेजिन कर लो कि ऐसा होता है। क्योंकि इंडिया में क्या ना, आप है कि नहीं, 10th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएशन ही कर लो, ग्रेजुएशन में जाकर बड़े मुश्किल से लैब खुलवाते हैं, है कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, टूट ना जाए, है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो तो रेयर किसी ना किसी एक आधा कोई होंगे जो बड़े बड़े आईआईटी के लैब होते हैं, या एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएन, इन सब में जहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च का काम होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेगा। तो इसीलिए है कि नहीं, ना टीचर ने देखा है ना बच्चा ने देखा है कि नहीं? लेकिन हमने पीएचडी किया है तो इसलिए हमने देखा है कुछ कुछ जगह में जा करके, बड़े बड़े लैब में है। लेकिन आप इमेजिन कर लो कि भाई ये टकरा रहा है और इसमें स्क्रिंटिलेशन निकल रहा है। इंडिया में सबके थ्योरी में चलता है कि नहीं? लेकिन बड़ी कामयाब अब मिली है, थोड़ा सा भी आगे प्रोग्रेस किया है कि नहीं हमारा देश है, क्योंकि चंद्रयान 3 तो पहुंच गया है कि नहीं, सक्सेसफुली, है कि नहीं? तो इसलिए प्राउडनेस हम सबके लिए, आपके लिए भी। आइए, सो हम बात करते हैं कि इसका मतलब कोई ऑब्जेक्टेबल सब्सटेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, ये पार चले गए। आइए हम कुछ इसकी रिलेटेड एटॉमिक मॉडल को हम देखेंगे कि कैसा था। अब देखो ये इरेजर है, मजेदार चीज है, इरेजर है कि नहीं, कितना काम की चीज। इसको मैं थोड़ा सा अभी मिटाऊंगा नहीं, थोड़ा यहां से सब आपने देख लिया कि स्कैटर किया, कुछ वापस आया। बच्चा भी अगर अभी भी सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया है तो अभी तो कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, तुरंत ही। लेकिन इसके बीच में भी आप, लेकिन सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चों अब देखो, रदरफोर्ड के हिसाब से
एटॉमिक मॉडल कैसा था, ध्यान से देखो, ठीक है ना। उसने कहा क्या है ना, एटम है स्फेरिकल है और यहाँ पे ठीक है ना न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसका नाम न्यूक्लियस है। समझे। और ये जितने पार्ट आप देख रहे हो बच्चे, ध्यान से देखो, ये सारे है कि नहीं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा क्लियर। सो दो पार्ट हो गया एटम के अंदर, है कि नहीं। कितने पार्ट है, दो पार्ट है। क्या है, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट है कि नहीं, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है ये पॉजिटिव होता है और हेवी होता है कि नहीं, भारी होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, एक एम्प्टी एरिया होती है और जहां पर बच्चे इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट या रिवॉल्व करते सर्कुलर पाथ में। इतना चीज समझ आ गई। सो रदरफोर्ड का ये कहना है कि एटम एक स्फेरिकल है, सेंटर में एटम का मास जो है न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट होती है, ये पॉजिटिव एंड हेवी है। उसके चारों तरफ बड़ा एम्प्टी सा स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर। समझ आ गया। सो एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज न्यूक्लियर पार्ट एंड अनदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट हेवी एंड पॉजिटिव, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एम्प्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अब बात करते बच्चे कि एटम का साइज कितना होगा, है? रदरफोर्ड ने मेजर किया है कि एटम का जो साइज है 10 to the power -10 सेंटीमीटर है, और जो न्यूक्लियस का साइज है ये एटम का है, जो न्यूक्लियस का साइज है 10 to the power -15 सेंटीमीटर। कितना छोटा है कि नहीं। तो इसीलिए एटम इज 10 to the power 5 times bigger than nucleus, bigger than न्यूक्लियस। समझ पाए। तो इसलिए लेकिन एटम को इमेजिन कीजिए, है कि नहीं, है कि नहीं। न्यूक्लियस को भी इमेजिन कीजिए, दिखेगा तो ही नहीं, लेकिन सरसों का दाना ले लो, है कि नहीं। घर में एक हो नहीं, अब जाओगे मम्मी को पूछोगे बच्चे किचन में सरसों का दाना है ना है? समझ पा रहे। छोला है, छोले छोले जो बनाते हैं कि नहीं, इतना बड़ा बड़ा सा गोल गोल सा होता है, और सरसों का दाना रखना और छोले को रखना कितना कंपेयर साइज में, लेकिन बहुत छोटा होती है। न्यूक्लियस सरसों का दाना है और जो छोले हम खाते हैं बड़ा सा है वो है एटम है। इसे थोड़ा बड़ा होगा, मैं आपको कंपैरिजन किताब पे बता रहा हूँ। तो बच्चे देख लो कि साइज में ये सारे फर्क है। और हम बात करते हैं कि एटम न्यूट्रल है, इसने भी बताया, जैसे थॉमसन ने बताया था, इसका भी कहना है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। समझ पा रहे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। EFA का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है कि न्यूक्लियस है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए आगे ने इलेक्ट्रॉन क्या है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ठीक है। दूसरी बात है कि एटम स्टेबल कैसे, जो एटम है स्टेबल कैसे, वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, बच्चे फिजिक्स में पढ़े होंगे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन भाग करके नहीं जाते, इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं चला जाती। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और न्यूक्लियस जो है कि नहीं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक जितने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एग्जर्ट होती है, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एटम जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में उसको खींच करके ले आता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है एटम के बाहर नहीं जा पाते। समझे? अब बच्चों अब आते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। हमने दो चीज पढ़ा यहाँ पे कि कैसे इसकी सेटअप थी, कैसे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, दूसरा था लेकिन इसने के रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में देखते हैं कि रदरफोर्ड एटम के मॉडल के बारे में क्या कहा है। अब थर्ड थिंग इससे रिलेटेड जो है बच्चों वो है इसकी ड्रॉबैक्स है। इसकी क्या है ना, ड्रॉबैक्स है। किसकी? ना रदरफोर्ड मॉडल की। इसको तो रहने दो, इसकी दिल छोटा नहीं करूंगा। चलो इसको भी रेस करता हूं। आइए हम ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, पहला ड्रॉबैक है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इतना ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, बट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड ये नहीं बताया था, और एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। सो कैसे अरेंज हुए, सेल है, सबसेल है और बाइटाल है, जैसे बोर्स ने आगे जाके पढ़ोगी दिया था, ये सब के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। समझ पा रहे? तो इसलिए, और जब डिफरेंट सेल में है या अलग अलग पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर, तो उनकी एनर्जी कितनी है ये भी नहीं बताया था। तो ये एक ड्रॉबैक है। और जो सेकेंड है वो रिलेटेड है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। क्या स्टेबिलिटी ऑफ एटम ना, एटम कैसे स्टेबल है? बच्चे कुछ सालों के बाद जैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया और अपना थ्योरी दिया, उसके बाद कौन आता है ना, क्लार्क मैक्सवेल है। क्लार्क मैक्सवेल, इसका नाम याद रखो, CLARK, क्लार्क मैक्सवेल है। इसने कहा कि बच्चे कि जब एक चार्ज पार्टिकल घूमता है कि नहीं, अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अनदर चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ में है कि नहीं, तो इट लूजेस energy. It loses energy. When a charged particle move under the influence of another charged particle, it loses energy. तो जब एनर्जी लूज करेगा, फाइनली धीरे 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 कम्स क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बच्चों, है कि नहीं, न्यूक्लियस। और ये जो चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, घूम घूम के इलेक्ट्रॉन घूम घूम के न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर आके गिरेंगे तो क्या हो सकता है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ऊपर आके टकराएगा तो क्या होगा, कोलैप्स और बम्बार्डमेंट हो सकता है कि नहीं, दोनों एकदम कोलिजन हो सकता है हेवी, है कि नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, है कि नहीं। सिंपली सी बात है, जब हम एक इलेक्ट्रिक वायर में एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, एकदम से फ्यूज चला जाता है, उड़ जाता है कि नहीं। तो उसी तरह एटम में भी कोलैप्स्ड। इसलिए
है कि नहीं। जो स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था कि ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इक्वल टू EF है, ये डिस्प्रूव हो गया है। ये क्या हुआ, डिस्प्रूव हो गया है। तो इसमें ध्यान देना है कि 3 बातों को आज हमने पढ़ा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो पहला तो हमने पढ़ा कि कैसे इसने गोल्ड फॉइल की सेटअप किया है, स्कैटर कराया है, ZN स्क्रीन में सारे स्ट्राइक किए हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि एक नहीं तो ये सारे एटम का अरेंजमेंट कैसा है, एटॉमिक मॉडल है। और थर्ड थिंग जो इसमें है वो है ड्रॉबैक्स है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स में। तो इसीलिए बच्चे ध्यान देना है कि कब किया था इसने ना, इसीलिए 1911 दोबारा बता देता हूँ, लिखा नहीं था क्योंकि पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपने इतने सारे चीज़ों का डिस्कवरी का भी वीडियो देख लिए है या पढ़ लिए है, तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है। क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो बच्चे एक चीज मैं बताता हूँ कि मेरे लाइफ में जो डार्क टाइम था मेरे लाइफ में, है कि नहीं, मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ कि मेरे बचपन से एक एम था कि मैं लेक्चरशिप करूँगा, मतलब प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि मैंने MSc में हॉस्टल से ड्यूज ना दे करके, अभी भी वो रिसिप्ट है मेरे पास, जो लेटर है कि 1687 करीब समथिंग रुपीस थी, है कि नहीं, उतना मेरे पास कैपेसिटी नहीं था कि ये फीस में भर दूं हॉस्टल की। तो मैं हॉस्टल से छुप करके भाग, अपने बोर्डिंग ले करके बिना बताए सुपरिटेंडेंट को भाग आया था। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने PhD किया हूँ और उसके बाद इस फील्ड में हूँ, बड़े बड़े कोचिंग में हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ और अभी भी मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ कि वो IITian और नीट क्वालिफाई करके, है कि नहीं, अपने सपने पूरा कर सके। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर फिर भी आपको मैं रिमाइंडर की तरफ कहता हूँ, अगर आपने एक ने सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया है, आपने किसी और का एक भला कर दीजिए 1 सेकंड में। लेकिन इंडिया में देखो इतने बच्चे हैं, क्या सब बच्चों के पास पैसे हैं? क्या सबके पास फाइनेंशियल कंडीशन है कि ट्यूशन को अफोर्ड कर पाए? नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं 10 बच्चों का भला करूंगा, आप जिनको जानते हो दूर में, दूर गांव में रहने वाले बच्चा, है कि नहीं, जो कहीं जा नहीं सकता है, कम से कम, है कि नहीं, वीडियो में देख करके कुछ ना कुछ वो कर सकता है। थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे आने वाले दिन में, है कि नहीं, कड़ी मेहनत करोगी, है कि नहीं, है कि नहीं। हार्ड वर्क नेवर कोलैप्स, हार्ड वर्क कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए, समझ पा रहे। बट एक चीज ध्यान रखना, इफ यू किल द टाइम विल किल। थैंक यू सो मच, गुड बाय।